ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। संसद के शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब ने पंजाब के बाढ़ का मुद्दा उठाया और कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार को लेकर उन्होंने सदन में अपनी बात रखी है। हमारे साथ मलविंदर सिंह कंग खुद मौजूद हैं। कल आपने तफसील से हाउस के अंदर बताया कि किस तरह से बाढ़ को लेकर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, सभी को पता है कि पिछले दिनों जो सितंबर अक्टूबर में बाढ़ आई है पंजाब में, वो रिसेंटली हिस्ट्री में सबसे बड़ी बाढ़ थी जिसमें 6 जिलों के 2500 से ज़्यादा गांव जो है वो पूरे तबाह हुए हैं। और ये वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, यानी कि पंजाब वाले पार्ट में। और तकरीबन हमारी 5 लाख एकड़ फसल, खड़ी फसल थी, एकदम कटने को तैयार थी, वो बर्बाद हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी आए और केंद्र के तमाम मंत्री तकरीबन 1 महीना वहाँ आते रहे और अपना फ़ोटो सेशन करवाते रहे। हमारी पूरी अफसरशाही उनकी सेवा में लगी रही, इस उम्मीद से कि कम से कम कोई बड़ा पैकेज पंजाब को, पंजाब के इन लोगों को राहत के लिए, इनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए देंगे। लेकिन मुझे लगता है बड़ी निराशा हुई और कल मैंने पार्लियामेंट में इसी बात की कि आप जब वोट लेनी है बिहार में तब तो आप बोलियाँ लगाते हैं, और जो प्रदेश इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, और ये वो लोग हैं जी, जब भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर, ये वो लोग हैं जो फौज जब बॉर्डर पे होती है तो ये अपने घर छोड़ के नहीं जाते। ये कहते हैं फौज को अगर हम छोड़ गए, फौज को रोटी कौन खिलाएगा। ऐसी बहुत आपको वीडियो मिल जाएंगी उन लोगों की, और फौज के ऑफिसर बता देंगे। तो ये फौज की तरह देश की लड़ाई लड़ते हैं, और इन लोगों को इस मुश्किल से निकालने में अगर हमारी सरकार, देश की सरकार कोई हाथ नहीं बढ़ाती तो इससे निराशाजनक बात क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा आप 50,000, कम से कम 50,000 करोड़ का आप पैकेज अनाउंस करो स्पेशल बॉर्डर के जिलों के लिए। लेकिन कंग साहब, इस पे जो सियासत होती है कि इतना 1,000 करोड़ रुपया पहले दिया हुआ है, फिर 1,600 करोड़ रुपया दिया गया, फिर कहते हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, फिर आगे का फंड आएगा, तो ये सारा मामला तो सियासी तू मैं में ही ख़त्म हो गया। सेंटर वर्सेस स्टेट, जो आप कह रहे हैं कि इन 6 जिलों, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी फसल बर्बाद होगी, आखिर वहाँ तक रिलीफ पहुँचेगा कैसे? ये तो सेंटर और स्टेट की लड़ाई में आम लोग पिस रहे हैं। नहीं, वो जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की भाजपा सरकार ने, वो तो ये था कि एनडीआरएफ का हमने पैसा दिया। एनडीआरएफ में तो इतनी सारी कंडीशंस हैं और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें तो आप एक दूध देने वाला डंगर भी नहीं दे सकते आप सही तरीके से, अगर उनको फॉलो करने लग जाएं। यहाँ तो 5 लाख एकड़ फसल, अरबों खरबों की फसल थी वो। फिर दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिनकी ज़मीन जो हमारी तार, बॉर्डर पे तार लगी उसके पार भी है, और इन लोगों की तो वैसे भी अगर रूटीन में भी बाढ़ ना भी आती तब भी एक फसल बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वहाँ हालात कभी टेंसफुल हो जाते हैं, वहाँ टाइमली वो पानी नहीं दे पाते, टाइमली बीज खाद नहीं देते, टाइमली कई बार खड़ी फसल काट नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला है। तो ये तो लोग वैसे ही बहुत मुश्किल में, ऊपर से बाढ़ का मसला हो गया।
आज हालात ये कह रहे हैं कि एनडीआरएफ से वहाँ से ले लो, 4 से लेकर 12 फुट तक रेत खेतों में खड़ी होगी। वो रेत उतारने में कितना खर्चा आएगा, अगली फसल नहीं वहाँ होगी, तो पिछली फसल तो गई, अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं है। तो कितना बड़ा ये नुकसान है। और ये हमारे लोग हैं, और ये मैंने इसलिए कल मेंशन भी किया, ये तो फौजी लोग हैं, ये तो बॉर्डर पे हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। अगर इनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, इनको अपने पैरों पे खड़ा नहीं, इनको हम बेहतर उनके बच्चों को फ्यूचर नहीं दे सकते, तो फिर हम और किसको दे सकते हैं? तो ये तो हमारी फ्रंट लाइन है, ये हमारे वॉरियर्स हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वॉरियर्स हैं। वो कोई एक पीढ़ी नहीं है, लगातार 3 जनरेशनों से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं देश की। तो उसके लिए तो स्पेशली वैसे ही प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। तो और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आए हैं, वहाँ मीटिंग करके आए हैं। 13,800 करोड़ का तो इमीडिएटली जो पंजाब सरकार ने असेसमेंट करके दिया था, इमीडिएटली इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद तो बहुत बड़ा वहाँ नुकसान, लेकिन भेजा तो इन्होंने वो भी नहीं है। तो ये बड़ी निराशा है। ये सारा मामला गणित में उलझ के रह गया। एनडीआरएफ का पैसा 1600 करोड़ रुपया आपने मांगे, 13,800 करोड़, वो कहते हैं हमने तो उससे 12,000 और फिर जोड़ देते हैं 1600 करोड़ को। खैर ये मामला तो इस तरह से ही उलझा हुआ है। इसमें आपको लगता है कि मिनिमम कितनी ज़रूरत है कि सेंट्रल असिस्टेंस पंजाब को मिले और फिर उस प्रति एकड़ मुआवजा या जो रिलीफ है वो किसानों तक पहुंचना चाहिए? इसमें मैंने पहले भी ये बात करी थी कि ये तो चलो अभी बाढ़ के कारण हाईलाइट हो गए वो लोग, अदरवाइज भी इस एरियाज को तो स्पेशल इंटेंशन की ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी तो ऑलरेडी ज़मीन बॉर्डर के पार है, वो उधर जाते हैं, वो उसमें भी 4 घंटे जा सकते हैं, दिन में 4 घंटे, वो भी हर रोज़ नहीं जा सकते। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, हमारी सरकार की तरफ से भी है, इंटरनेशनल मापदंड भी हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 50,000 पर एकड़ के हिसाब से उनको मदद देंगे, 50 कम से कम, ताकि उनकी लागत मूल तो आ जाएगा। अगले साल से चलो भगवान अगर साथ देगा तो अगली, क्योंकि ये फसल गेहूं की तो चली गई ना, तो कम से कम एक आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, वहाँ स्कूल ख़त्म हो गए, सड़कें हज़ारों किलोमीटर ख़त्म हो गई, जो रूरल डेवलपमेंट फंड से सड़कें पंजाब सरकार बनाती थी, उसको कौन बनवाएगा? आप तो RDF भी नहीं हमारा दे रहे। स्कूलों में किताबें नहीं हैं, लाइब्रेरियाँ ख़त्म हैं, फसल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो घर, लोगों के घर, मवेशी डंगर वो बह के पाकिस्तान चले गए, मर गए। तो एक पूरी नए सिरे से ज़िंदगी। देखो बात ये है, आप जहाँ वोट ले रहे हैं वहाँ तो आप बोली लगा रहे हैं। ये देखिए ना, आपका जो दोहरा मापदंड है भारत सरकार का, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता था कि वहाँ से अगर वोट चाहिए, वहाँ तो आप कह रहे हो 80,000 दूँ कि 1 लाख करोड़ दूँ, तो यहाँ आप कह रहे हो नहीं 1200 करोड़ हम देंगे, बाकी इधर से कर लो उधर से कर लो। तो ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला रवैया है भारत सरकार का। तो आपको लगता है 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले जिस तरह की सियासी हलचल पंजाब की राजनीति में हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अकाली दल और बीजेपी साथ आ जाए और कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अगर भगवंत मान की सरकार को हटाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाना है, तो अकाली और बीजेपी को फिर से हैंडशेक कर लेना चाहिए। देखिए एक बात उन्होंने बड़ी सही कही है कि बीजेपी वहाँ 2037 तक नहीं आ सकती, और मुझे लगता है 2057 तक भी नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जिस तरह का देश भाजपा वाले बनाना चाहते हैं उस तरह का पंजाब के लोग मानेंगे नहीं, ये हमारी फितरत है हमारे लोगों की। जहाँ तक अलाइंस की बात है, तो देखिए RDF वो नहीं दे रहे, चंडीगढ़ को कब्जा वो करना चाहते हैं हमारी राजधानी पे, BBMB से रिप्रेजेंटेशन पंजाब की भाजपा ने ख़त्म कर दी, यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद हमने अनाउंस कराया, अभी इलेक्शन तो अभी उसके भी नहीं हुए, उसको वो छूनना चाहते हैं। हर रोज़ पंजाब को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है पंजाब सरकार के बहाने, पंजाब के लोगों को। तो अगर इसके बावजूद भी अकाली दल भाजपा से अलाइंस करना चाहते तो उनको मुबारक है, लेकिन पंजाब के लोग अच्छी तरीके से जान गए इस अलाइंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ निजी सत्ता से आना है, पंजाब का फ़ायदा करना नहीं है। वो तो खैर हरसिमरत कौर बादल भी बोल रही हैं कि 100 साल तक बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन वो कुछ कंडीशंस रख रही हैं कि ये चीज़ पंजाब के लिए कर दे, चंडीगढ़ को हमें दे दे, पंजाब को लौटा दे तो हम अलायंस कर लेंगे, हमारे रिलीजियस बॉडी को टच करना बंद कर दे, उसमें इंटरफेरेंस बंद कर दे। उन्होंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स गिनाए जिसके बाद अकाली दल सोचेगी कि वो भाजपा को छुए या ना छुए।
नहीं, चंडीगढ़ दे दें तो वो वैसे अगर जो बुनियादी मुद्दे जो उठाए हैं जो पंजाब के, चाहे वो पानियों से संबंधित है, चाहे कैपिटल से है, फाइनेंस से रिलेटेड है, बॉर्डर किसानों को पैकेज की बात है, तो उससे तो फिर इनको अकाली दल की अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा करे तो सही, बंदी सिंहों को छोड़ दे, फिर अकाली दल की क्या जरूरत है, करें तो सही वो। एक आखिरी सवाल आपसे, पंजाब में गैंगस्टर को लेके, अपराध को लेकर कुछ दिन पहले आपकी पार्टी ने, आपने भी और आपके दूसरे सहयोगियों ने आरोप लगाया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने ज़माने में अपराधियों को संरक्षण देते थे। उनका जवाब आया कि ये सब दूध पीते बच्चे हैं, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, इन्हें क्या पता, हमारा परिवार तो 1969 से राजनीति में है और मैं तो खुद, मुझे थ्रेट मिल रहा है बिश्नोई गैंग से और तमाम लोगों से, हमारे परिवार को थ्रेट मिल रहा है और ये हमारे ऊपर अपराधी को संरक्षण देने की बात। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, चलो रंधावा साहब बड़े हैं, उनके दूध के दांत नहीं होंगे, चलो वो तो लोगों ने तय करना है किसको क्या बनाना है। लेकिन एक बात, जितने भी जो बड़े गैंगस्टर्स के नाम जो हाईलाइट हुए, उनको किसी ना किसी ने पैट्रोनेज तो किया है और पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्लास ने किया है। ये मुख्तार अंसारी को वहाँ रख के मेहमान बना के रोपड़ जेल में 5 स्टार फैसिलिटी दी है, तो रंधावा साहब होम मिनिस्टर थे, तो वो मुकर तो सकते नहीं है। तो मुख्तार अंसारी का क्या करैक्टर रहा है वो सबको पता है। जो दूसरे गैंगस्टर का नाम लिया है इनिशियल स्टेज पे, जब गुरदासपुर आप जाओगे तो वो लोग कहते हैं जग्गू भगवानपुरिया को जो शुरुआती स्टेज पर उनको जो पुष्ट पनाई थी वो रंधावा साहब की थी, इनके परिवार की थी। ये तो वहाँ आम पब्लिक की चर्चा है। और भी बड़े बड़े जो नाम हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर पहले थे तो आम साधारण नौजवान ही थे। आपने किस रास्ते पे उनको डालना है ये तो पॉलिटिकल लीडर तय करता है, राजनीति तय करती है या लीडर तय करता है। तो डेफिनेटली हमें तो पूरा जो बैगेज मिला इन लोगों का, हम तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको बुरा लगता है तो वो मानते रहें, उसमें क्या है, लोग तो जानते हैं। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब, तमाम विषयों पर तफसील से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो बैगेज मिला है उस बैगेज को आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ढो रही है और उसको साफ करने का भी काम कर रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।